कि एक दिन दुनिया में मौजूद हर एक इंसान गायब हो जाता है और वहाँ पर सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जोड़ा बचता है जो कि किसी तरह से उस जगह पर सर्वाइव कर रहा होता है। पर धीरे धीरे उनके साथ ऐसी चीजें होती हैं जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें चिनाई और साथी रैली नाम के कपल को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा बहुत एंजॉय करने के लिए आइसलैंड में आए हुए थे और वो वहाँ पर इस वजह से भी आए थे ताकि वो अकेले में थोड़ा सा समय बिता सके और बाकी सारी टेंशन से दूर रहे। तब हम लोग देखते हैं कि रैली असल में हर जगह की फोटोज ले रहा था। उसको फोटोज लेना बहुत ज्यादा पसंद था और उसके पास एक पुराना सा कैमरा था जो कि उसके पिता का था, पर रैली उसको हमेशा अपने साथ रखता था। आइसलैंड में पहुंचने के बाद वो लोग सबसे पहले एक होटल में जाती हैं और वहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के बाद वो लोग आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती हैं। जिस दौरान रैली हर जगह की फोटो को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था तब उन्हें एक जियो थर्मल पूल के बारे में पता चलता है जिससे उस एरिया में बिजली आया करती थी जिसमें वो रहा करते थे। तब वो दोनों उस पूल में नहाने के लिए चली जाती हैं। उस दौरान हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि रैली ने अपनी अब तक की सारी सेविंग इस ट्रिप के दौरान खर्च कर दी है। चिनाई को ये सब पसंद तो नहीं आ रहा था, पर क्योंकि रैली ने ये सब उसे खुश करने के लिए ही करा था इसीलिए वो भी इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और रैली के साथ ज्यादा से ज्यादा समय एंजॉय करने में बिताती है। रैली ने उस दौरान चिनाई की काफी सारी फोटोज अपने पुराने कैमरा में ली थी और वो चाहता था कि आगे चलकर वो उन सारी फोटोज को पास के स्टूडियो की मदद से निकलवाए। अब अगले दिन वो लोग एक चर्च में घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पर जाने के बाद वहाँ का फादर उन्हें चर्च की हिस्ट्री के बारे में बताने लग गया था, जो सुनने के बाद वहाँ पर रैली को लगने लगता है कि शायद जब तक दुनिया में क्रिश्चियनाइजेशन नहीं आया था तब तक दुनिया का बहाव एकदम सिंपल था। तब चिनाई भी इस बात पर एग्री करती है और आगे हम लोग उन दोनों की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो दोनों ही भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे और उन्हें क्रिश्चियन धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। चिनाई के फादर असल में एक टीचर मतलब कि धर्म उपदेशक थे, पर चिनाई किसी वजह से अपने फादर और अपनी मदर से बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करती थी। आगे वो लोग एक वाटरफॉल के पास घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पर जाने के बाद चिनाई को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। इसके बाद वो लोग अपने होटल में आ गए थे जहाँ पर आने के बाद वो लोग थोड़ा सा आराम करते हैं और रात के समय में हम लोग देख पाते हैं कि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा ही चमक रही थी। और फिर जब चिनाई की नजर खिड़की से बाहर की तरफ पड़ती है तो वो बाहर देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि बाहर आसमान बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। तभी अचानक से चिनाई को नींद आ जाती है और जब वो अगले दिन उठती है तो वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। अब ये चीज वैसे तो अजीब थी, पर वहाँ पर चिनाई इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और तभी वहाँ पर टाइली भी आ जाता है जो कि उससे बातें करते हुए उससे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बोलने लगता है। पर जब वो ब्रेकफास्ट बनाने का सामान लेने के लिए नीचे जाते हैं तो वहाँ पर कोई और इंसान मौजूद नहीं था, जो देखने के बाद उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो बाहर जाकर कैफे से ही कुछ खा लेंगे। लेकिन बाहर जाने के बावजूद भी उन लोगों को शहर में एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। इवन जब वो मॉल में या फिर कैफे में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी बिल्कुल भी स्टाफ मौजूद नहीं था। तब वहाँ पर रैली को लगता है कि शहर में हॉलिडे होने की वजह से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं आया होगा, पर जब वो आसपास के घरों में भी चेक करता है तो वहाँ पर भी कोई भी मौजूद नहीं था। अब उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उन दोनों के ही मन में डर का माहौल था। इसी वजह से वो अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को भी कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर उसके बावजूद उनका कोई भी कॉल नहीं उठाता। तब वो दोनों ही काफी ज्यादा डर गई थी और वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा भी रहे थे। पर वहाँ पर चिनाई अपने पेरेंट्स के लिए काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि बेशक से वो उनसे बात नहीं करा करती थी, पर उसके बावजूद भी वो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसीलिए वो शहर में जाकर इधर उधर चिल्लाना चालू कर देते हैं ताकि अगर उनके अलावा भी शहर में कोई और बचा हुआ हो तो उनकी आवाज सुनकर वो उन दोनों के पास आ जाए। पर इस चीज का भी कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि उन दोनों के अलावा शहर में कोई और मौजूद था ही नहीं। तब वो दोनों एक टेलीविजन शॉप पर जाते हैं जहाँ पर जाने के बाद वो एक टेलीविजन में सारे चैनल्स को देखने लगते हैं। वहाँ पर सारी चैनल्स तो आ रही थी पर वहाँ पर न्यूज का कोई भी नामो निशान नहीं था, जो देखने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक होती हैं और तुरंत ही वहाँ से बाहर की तरफ आ जाते हैं। तब उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अगर शहर में कोई वायरस फैला होता तो वहाँ पर लोगों की मरी हुई डेड बॉडी ही सही, पर डेड बॉडी तो होती, पर या फिर अगर वहाँ पर एलियंस आए होते तो शायद वहाँ पर एलियंस का शिप भी मौजूद होता। पर क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था इसी वजह से उन दोनों में से किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर मौजूद सारे के सारे इंसान कहाँ चले गए। तब वो दोनों सबसे पहले अपने होटल में वापस आ जाती है जहाँ पर जाने के बाद गूगल मैप की मदद से रैली आसपास के शहरों को देखने लग गया था और जब उसे आसपास के शहरों में भी कोई भी नहीं दिखाई देता तो वो दूसरी कंट्रीज को भी देखने लगता है, पर हर जगह उसे सेम पिक्चर्स मिल रही थी जहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। और ये सब देखने के बाद चिनाई और ज्यादा पैनिक करने लग गई थी क्योंकि किसी भी हालत में वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती थी, पर जब वो अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करती है तो वापस से उसका कॉल कोई भी रिसीव नहीं करता। तब चिनाई और रैली दोनों को ही ये किसी राक्षस का काम लगने लगता है और वो तुरंत ही शहर में आने के बाद एक गाड़ी को ढूंढते हैं जो कि चलने की हालत में थी और वो तुरंत ही उस गाड़ी में बैठकर सीधा चर्च में पहुंच जाते हैं। लेकिन चर्च में पहुंचने के बावजूद भी उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता, जिसे देखने के बाद उन दोनों को लगने लगता है कि शायद भगवान ने उन दोनों को ही किसी मकसद की वजह से जिंदा छोड़ा है और शायद उन दोनों को ही चुना गया है ताकि वो आगे चलकर वापस से पॉपुलेशन को बढ़ा सके। पर चिनाई इस सब से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए वो दोनों पास के ही दूसरे शहर में भी जाती हैं, पर वहाँ पर जाने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, जो देखने के बाद चिनाई और ज्यादा परेशान हो जाती है और वो लोग पास के ही एक होटल में जाकर रहने लगते हैं।
तब जिनाई का मूड बहुत ज्यादा ही ऑफ था और उसे किसी से बात करने का मन भी नहीं कर रहा था। इसीलिए जब रायली उसे अगले दिन सुबह नाश्ता बनाने के लिए भी उठाता है तब वो बिल्कुल भी उससे बात नहीं करती और अपनी जगह पर ही पड़ी रहती है। तब रायली उसका मूड सही करने के लिए उससे थोड़ी देर बातें करने लगता है और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में जिनाई काफी ज्यादा परेशान है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार एकदम से दुनिया में क्या हुआ। ऋषभ से भगवान ने उन्हें किसी मकसद की वजह से जिंदा छोड़ा हो, पर अभी के समय पर उन्हें वो मकसद भी नहीं पता था कि किस वजह से उन्हें जिंदा छोड़ा गया है। पर अभी के समय पर रायली जिनाई का मूड सही करने के लिए उसे पास के एक स्टोर पर लेकर चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और अपने मनपसंद के घर में आकर रहने लगते हैं। अब कुछ दिन इसी तरह से बीत गए थे। वो दोनों वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और उस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि रायली वहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जिनाई का मूड बिल्कुल भी खराब ना होने दे, पर बार बार हम लोग देखते हैं कि जिनाई का मूड किसी न किसी वजह से पूरी तरह से खराब होता रहता है। पर रायली वहाँ पर किसी तरह से सब कुछ मैनेज करके चल रहा था। पर एक दिन उसको ये बात पता चलती है कि जो जियो थर्मल पूल शहर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहा था उसके इक्विपमेंट कभी भी खराब हो सकते थे और अब ऐसा इसी वजह से होने वाला था क्योंकि अब उस जगह की मेंटेनेंस करने के लिए कोई और वहाँ पर मौजूद नहीं था। इस बात को जानने के बाद रायली थोड़ा परेशान भी हो जाता है क्योंकि अब उसे जल्दी से कोई दूसरा तरीका भी ढूंढना था जिसकी मदद से वो लगातार इलेक्ट्रिसिटी को जियो थर्मल पूल की मदद से बना पाए। पर क्योंकि अभी ये सब होने में काफी ज्यादा समय बाकी था, इसीलिए रायली अभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो जिनाई को इधर उधर जगहों पर घुमाने लगता है ताकि वो जिनाई का मूड सही कर सके। और उस दौरान हम लोग देखते हैं कि रायली वहाँ पर अपने पुराने कैमरा की मदद से जिनाई की काफी सारी फोटोज को भी लेता है। उस दौरान जिनाई को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो भी हर जगह पर बहुत ज्यादा एंजॉय करती है, पर रायली वहाँ पर हर बार उसकी फोटोज लेने में बिजी रहता था, इसी वजह से वो इतना ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाता। फिर एक दिन हम लोग देखते हैं कि जब उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था तो वो दोनों पास के सुपरमार्केट में एंजॉय करने के लिए चली जाती हैं, जिस दौरान वहाँ पर जिनाई आसपास की चीजों को पंचेस मार रही थी और रायली शॉपिंग कार्ट की मदद से इधर उधर स्केटिंग कर रहा था। पर तभी वहाँ पर उसके शॉपिंग कार्ट फिसलने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है, जिससे वहाँ पर जिनाई काफी ज्यादा डर गई थी। पर वहाँ पर रायली उसे समझाता है कि उसके इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है। तब से जिनाई का मूड काफी ज्यादा खराब हो गया था। तब जिनाई का मूड सही करने के लिए रायली रात में उसे कैंडल लाइट डिनर करने का ऑफर करता है, जिस पर जिनाई भी मान जाती है और हम लोग रात में देखते हैं कि वो दोनों बहुत ज्यादा तैयार होकर एक जगह पर बैठकर कैंडल लाइट डिनर करने लगते हैं। पर वहाँ पर हम लोग जिनाई की बातों से जान पाते हैं कि जिनाई के दिमाग से अभी भी दोपहर के विजन्स नहीं निकल रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसके पास सिर्फ रायली एक ऐसे इंसान है जिससे जिनाई बातें कर सकती है और अगर अभी के समय पर रायली को कुछ भी हो जाता है तो जिनाई यहाँ पर बिल्कुल ही अकेली हो जाएगी। तो रायली उसकी बात को समझता हुआ अभी उसे टेंशन ना लेने के लिए बोलकर डिनर पर फोकस करने को बोलता है, पर वहाँ पर जिनाई का मूड और ज्यादा खराब हो गया था और इसी वजह से वो तुरंत ही डिनर को छोड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। अभी के समय पर जिनाई को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो काफी समय तक अपने घर में ही पड़ी रहती है और उस दौरान रायली उसका मूड सही करने की लगातार कोशिश करता रहता है। पर अभी के समय पर जिनाई को रायली से उसकी वो डायरी वापस चाहिए थी जो जिनाई के फादर ने जिनाई को उसके बचपन में दी थी और बचपन से ही जिनाई उसमें अपनी सारी यादों को लिखा करती थी, जो भी उसे लगता था कि उसे उस डायरी में लिखना चाहिए। पर डायरी अभी के समय पर जिनाई को वो डायरी देने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात को जानता था कि अगर अभी के समय पर जिनाई इन सब चीजों के बारे में उस डायरी में लिखेगी तो उसके दिमाग में ये सारी की सारी चीजें और ज्यादा चलेंगी और वो और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगी। तब जिनाई भी रायली की बात को समझती है और कोशिश करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल रहने की कोशिश करे। पर बाद में हम लोग देखते हैं कि जिनाई को थोड़ी थोड़ी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और साथ ही उसे इस बात पे भी गुस्सा आ रहा था कि रायली को फ्यूचर की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी और अभी के समय पर वो बिल्कुल केयरलेस की तरह बिहेव कर रहा था। और तभी अचानक से ही उनके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी आना भी कम हो जाती है, जो देखने के बाद वहाँ पर वो दोनों समझ गए थे कि उन्हें कोई न कोई जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि वो लगातार इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाएं। और साथ ही जब वो स्टोर में जाते हैं तो उन्हें ये बात भी पता चलती है कि वहाँ पर मौजूद सारा का सारा सामान एक्सपायर भी हो रहा था, जो देखकर जिनाई का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है। पर वहाँ पर रायली उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद उन्हें अब हंटिंग और फार्मिंग करना चालू कर देना चाहिए, पर ये बात भी जिनाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुस्से में वहाँ से सीधा चर्च की तरफ अकेले ही निकल जाती है। और फिर उस चर्च में जाने के बाद वो वहाँ पर मौजूद पुतलों से बातें कर रही थी और वहाँ पर भी उसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि उसे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उसके साथ ये सारी की सारी चीजें क्यों हुई और यही सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी, जिस वजह से वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। पर अभी के समय पर जिनाई के एकदम से जाने की वजह से रायली खुद भी और ज्यादा परेशान हो गया था, इसीलिए वो अगले दिन से और ज्यादा कोशिश करने लग जाता है कि वो जिनाई को ज्यादा से ज्यादा खुश रख पाए और इसीलिए वो जिनाई को अपने साथ और ज्यादा घुमाना चालू कर देता है ताकि वो जिनाई का मूड ज्यादा से ज्यादा अच्छा रख पाए। पर एक दिन हम लोग देख पाते हैं कि वो जिनाई को अपने साथ एक ऐसे प्लेन के पास लेकर चला जाता है क्योंकि बहुत समय पहले क्रैश हो गया था, पर उसका मन वो उसी जगह पर पड़ा हुआ था। रायली को लग रहा था कि जिनाई को वो जगह बहुत ज्यादा पसंद आएगी, पर जैसे ही जिनाई वहाँ पर जाती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और साथ ही उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से वो प्लेन उसे उन लोगों की याद दिलवा रहा था जो कि उसमें मारे गए थे। और उन लोगों को याद करते हुए जिनाई को उन लोगों के बारे में भी याद आ रहा था जो कि अचानक से गायब हो गए थे और जिसमें उसके पेरेंट्स शामिल थे। इसी वजह से जिनाई वहाँ से अकेले ही गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि जिनाई और साथी रायली काफी दिनों तक एक दूसरे से अलग ही रहते हैं।
तो उस दौरान हम लोग रायली को देख पाती हैं जो कि शहर को और ज्यादा एक्सप्लोर करने में लगा हुआ था और साथ ही वो उस हर चीज की फोटो ले रहा था जो उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। शुरुआत में तो रायली को ये सब करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, पर एक समय ऐसा होता है कि रायली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर अपने कैमरा की सारी रील्स को निकाल देता है, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि अगर वो इन फोटोज को अपने कैमरा में रखता भी है तब भी वो आसपास के किसी भी स्टूडियो से उन्हें नहीं निकलवा सकता। पर जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए वो अपनी रील्स को वापस से उठाता है और उसके बाद एक हार्डवेयर शॉप में चला जाता है, जहाँ पर जब वो कुछ पाइप्स को देखता है तो उसके दिमाग में ये आइडिया भी आ गया था कि उसे जियोथर्मल पूल की मदद से वापस इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करना है। इसीलिए वो सारा जरूरी सामान लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। तब उस दौरान हम लोग देखते हैं कि वो अपने फ्लोर पर लिफ्ट की मदद से जा रहा था, तब एकदम से ही लिफ्ट अचानक से ही बंद होकर चालू हो जाती है। अब अभी के समय पर लिफ्ट चालू हो तो गई थी, पर इस इंसिडेंट ने रायली के दिमाग में बहुत बड़ा डर बैठा दिया था, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर अभी के समय पर वो लिफ्ट में फंस जाता तो उसे बचाने के लिए कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। पर अब वो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उस डिवाइस को बनाने में लग जाता है जिससे वो जियोथर्मल पूल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जिनाई को देख पाती हैं जो कि पास के एक सिनेमा हॉल में जाकर फूक फूक कर रोती है, जिसके बाद वो आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गई थी। तब उससे एक फार्म दिखाई देता है जहाँ पर बहुत से घोड़े भी थे, इसीलिए वो तुरंत ही उन घोड़ों के ऊपर बैठ जाती है, उन पर राइडिंग करना चालू कर देती है। पर उसका मन भी अकेले ज्यादा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो गाड़ी में बैठने के बाद उन सभी वॉइस नोट और साथ ही रिकॉर्डिंग तो सुनने लगती है जिसके रिलेटिव्स और साथ ही पेरेंट्स ने उसे तब भेजी थी जब वो लोग जिंदा थे। अब उन रिकॉर्डिंग्स को सुनने के बाद जिनाई को रायली की भी बहुत ज्यादा याद आने लगती है, इसीलिए वो सीधा उस जगह पर जाने के लिए निकल जाती है जहाँ पर एक ग्लेशियर मौजूद था और रायली और साथ ही जिनाई को वो जगह बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और वहाँ पर जाने के बाद किस्मत से जिनाई को वहाँ पर रायली मिल भी जाता है, चूँकि आसपास के एरिया की फोटोज खींच रहा था, जो देखने के बाद जिनाई को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो रायली के पास जाकर सबसे पहले उससे माफी मांगती है और उससे बातें करने लगती है। उस दौरान उन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि अब बेशक से कुछ भी हो जाए वो तो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और किसी न किसी तरह से उस तरीके का पता लगा लेंगे जिससे वो सभी लोगों को वापस ला सके या फिर अपनी लाइफ को पूरी तरह से बेहतर बना सके। जिसके बाद वो दोनों फिर से शहर में वापस आ गए थे। तब वहाँ पर रायली अपने काम में लग जाता है और उस दौरान हम लोग जिनाई को देखते हैं जो कि खुद भी शहर को एक्सप्लोर करने लगती है और तब उसे पास में एक स्टूडियो दिखाई देता है जहाँ पर से वो उन कैमरा की फोटोज को निकलवा सकती थी जो कि रायली का था। फिर स्टूडियो को देखने के बाद जब जिनाई थोड़ा सा आगे जाती है तो वहाँ पर उसे फ्लावर शॉप दिखाई देती है। तब वो तुरंत ही फ्लावर शॉप के अंदर घुस गई थी, पर जैसे ही वो उसके अंदर जाती है वैसे ही उसका मुंह तक जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पर रखे सारे के सारे फूल पूरी तरह से सड़ चुके थे। और क्योंकि यही सब शहर में और साथ ही पूरी दुनिया में हो रहा था, जहाँ पर मौजूद धीरे धीरे सारी की सारी चीजें पूरी तरह से सड़ रही थी, इसी वजह से जिनाई और ज्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से बाहर आने के बाद चुपचाप अपने घर में चली जाती है। पर इस बार भी रायली समझ गया था कि जिनाई का मूड बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वो उसका मूड सही करने के लिए उसे अपने साथ कैंपिंग करवाने के लिए लेकर चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। वहाँ पर जाने पर भी उन दोनों को वहाँ पर एक घर मिल गया था, इसीलिए वो तुरंत ही उस घर के अंदर चले जाते हैं जिसमें जाकर वो बातें कर रहे थे। तभी अचानक से उन्हें बाहर किसी के होने का एहसास होने लगता है और जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो वहाँ पर एक नील नाम का बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। ये घर असल में नील का ही था और अभी के समय पर वो बाहर गया हुआ था ताकि वो हंटिंग कर कुछ अपने खाने के लिए लेकर आ सके, पर क्योंकि वो काफी ज्यादा बूढ़ा था और काफी दिनों से भूखा भी था, इसी वजह से वो हंटिंग नहीं कर पाया। अब ये बात जानने के बाद रायली और साथी जिनाई अपने पास मौजूद खाना नील को दे देते हैं, जो खाने के बाद नील को काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि काफी देरों बाद उसने पेट भरकर खाना खाया था और इसीलिए वो रायली और साथी जिनाई को भी अपने घर में रुकने की परमिशन दे देता है। वो तीनों रात में इसी बारे में बातें कर रहे थे कि आखिरकार अचानक से सारे लोग कहाँ पर गायब हो गए, पर उन तीनों में से किसी को भी इसका जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वो सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जिनाई को रात में नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो रात के समय में नील के पास चली जाती है और उससे बातें करने लगती है, क्योंकि उस समय पर नील ही ऐसा था जो कि जगा हुआ था। तब हम लोग नील की बातों से जान पाती हैं कि असल में वो बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि उसकी फैमिली से वो आखिरी बार गुड बाय तक नहीं कह पाया। वो असल में एक फिशरमैन था जो कि ज्यादा पैसा कमाने के लालच में अपनी फैमिली को, मतलब कि अपनी बीवी और साथ ही अपने बच्चों को गाँव में ही छोड़कर शहर में चला गया था। काम में ज्यादातर बिजी रहने की वजह से वो अपनी बीवी और साथ ही अपने बच्चों से कांटेक्ट नहीं कर पाता था, इसीलिए जब वो वापस आया तब उसे पता चला कि उसकी बीवी किसी और के प्यार में पड़ गई थी और उसके बच्चे बड़े हो गए थे जिनको वो बिल्कुल भी याद नहीं था। अगर उसे रियलाइज हुआ कि परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, इसीलिए उसने अपने परिवार के साथ रहना चालू कर दिया। पर अचानक से उसे एक दिन पता चला कि दुनिया में मौजूद हर एक इंसान गायब हो गया था और वो सिर्फ अकेला ही जिंदा बचा हुआ था। और तब से ही नील बहुत ज्यादा परेशान था और अपने परिवार को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। जिनाई ये सारी बातें सुनने के बाद और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। तब नील उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद उसे रायली का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा ही उसके साथ रहना चाहिए। तब जिनाई खुद भी इस बात पर एग्री करती है। पर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जब जिनाई और साथी रायली की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि नील भी मर चुका है। फिर देखने के बाद जिनाई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और तभी वो बाहर की तरफ नोटिस करती है कि नील ने अपने परिवार की याद में वहाँ पर काफी सारी ग्रेव्स बनाई हुई थी, इसीलिए उन्होंने नील की बॉडी को उसी जगह पर दफना दिया था ताकि वो आराम से वहाँ पर रह सके।
जिसके बाद वो दोनों शहर में वापस आ गए थे। तब हम लोग जिनाई की बातों से जान पाते हैं कि जैसे उसने नील को जिंदा देखा था, हो सकता है कि अर्थ पर और भी काफी सारे सर्वाइवर मौजूद हो जो कि जिंदा हो और अभी तक गायब ना हुए हो, और इसीलिए जिनाई शहर के हर एक घर में जाकर चेकिंग करने लगती है ताकि वो किसी जिंदा इंसान को ढूंढ सके। तब राइली जिनाई के पागलपन को देखकर उसे शांत करवाने की भी कोशिश करता है, पर वहाँ पर जिनाई उसकी बात को नहीं सुनती और गुस्से में उसे वहाँ से भगा देती है। तब हम लोग राइली को देखते हैं जो कि अपने डिवाइस के पास जाकर उसे किसी तरह से पूरा कर लेता है और अब उनके पास इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही पानी की कोई भी कमी नहीं होने वाली थी। पर अगले दिन तक हम लोग देखते हैं कि जिनाई की आदत और ज्यादा बिगड़ गई है और वो किसी भी हालत में उस जगह पर जाना चाहती है जहाँ पर और भी इंसान मौजूद हो। वो नील की मौत की वजह से भी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड थी और उसे नील की कई हर एक बात याद आ रही थी। नील के हिसाब से परिवार बहुत ज्यादा जरूरी था और अभी के समय पर जिनाई को उसके मम्मी पापा की भी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। अब जिनाई को इस तरह से परेशान देखकर राइली वापस से जिनाई का मूड सही करने में लग जाता है और उसे अपने साथ एक वाटरफॉल के पास लेकर चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसने किसी तरह से वापस से जिनाई को समझा दिया था कि शायद उन दोनों को ही आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। जिनाई उस समय तो उसके सामने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर देती है, पर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जब राइली की आंख खुलती है तो उसके घर में कोई और मौजूद नहीं था। जब वो टेबल के पास जाता है तो वहाँ पर एक एनवलप रखा हुआ था जहाँ पर एक लोकेशन का नाम लिखा हुआ था। तब वो तुरंत ही उस एनवलप को खोलता है, जिसे खोलने पर उसे जिनाई की काफी सारी फोटोज मिलती हैं जो कि राइली के ही कैमरा से ली गई थी। असल में जिनाई ने उसे पिछली रात जाकर उस स्टूडियो से कॉपी करवा लिया था जो स्टूडियो से देखा था। वो याद के तौर पर राइली के पास उन सभी फोटोज को छोड़ कर गई थी, पर जैसे ही राइली उन सबको देखता है तब वो समझ जाता है कि अभी के समय पर जिनाई सुसाइड करने के लिए जा रही है, क्योंकि उसने जिस जगह का नाम लिखा हुआ था वो असल में वो जगह थी जहाँ पर उसके पेरेंट्स रहा करते थे। पर क्योंकि राइली इतना बड़ा बेवकूफ तो था नहीं, तो इसीलिए उसे जल्दी ही समझ में आ जाता है कि उसके पेरेंट्स तो जिंदा नहीं है और इसका मतलब यही है कि जिनाई अभी के समय पर सुसाइड कर अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती है। अब ये बात जानने के बाद राइली परेशान होते हुए जिनाई को ढूंढने के लिए हर उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर वो जिनाई को घुमाने के लिए लेकर गया था, पर हर जगह ढूंढने के बावजूद भी उसे जिनाई कहीं पर भी नहीं मिलती। अब सिर्फ जियोथर्मल पूल वाली लोकेशन बची हुई थी जहाँ पर वो सबसे पहले गए थे और उन्हें वहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा लगा था। तब तुरंत ही राइली उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे जिनाई की कार खड़ी हुई नजर आ जाती है, पर जब तक वो जियोथर्मल पूल के पास पहुंचता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक जिनाई ने उस पूल में कूद कर सुध लिया था। उसकी बॉडी पानी में ही तैर रही थी, जो देखने के बाद राइली तुरंत ही उसकी बॉडी के पास जाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। जिनाई के मरने की वजह से राइली खुद भी काफी ज्यादा अकेला हो गया था और उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो भी सोच लेगा। पर जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है तब उससे ये चीज नहीं होती और वो तुरंत ही पानी के बाहर आ जाता है। उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, पर अभी के समय पर वो किसी तरह से खिसकते हुए अपनी गाड़ी के पास जाता है और अपनी गाड़ी को बहुत जोर से चलाने लगता है। उसने जिना को खुश रखने की पूरी कोशिश करी थी और टाइम टू टाइम उसका मूड सही करने की भी कोशिश करी थी, पर जिना ने उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा और वो उसे अकेला छोड़कर चली गई। अब बेशक से कुछ भी हुआ हो, पर अभी के समय पर राइली ने ये चीज तो डिसाइड कर ली थी कि वो सुसाइड कर नहीं मरेगा और किसी भी तरह से सर्वाइव करेगा, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को पुलिस स्टेशन में चलाता हुआ आगे की तरफ ले जाता है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।